व्हाट इज बंडल? उस दिन पढ़ाया था ना, देखो नहीं, बोलो। बंडल किसको कहते हैं, बजट सेट किसको कहते हैं, बजट कंसंट्रेंट किसको कहते हैं, और बजट लाइन किसको कहते हैं? बताओ बताओ। देखना नहीं, ऐसे बताओ, देख के तो हमको भी आता है, यही पढ़ रहे हो? बताओ, एनी गर्ल्स? तुम लोग क्लास अटेंड किए थे ना उस दिन? बजट किसको कहेंगे? बताओ। इसका मतलब घर जाके कॉपी नहीं खुल रही, वन वे खाली चल रहा है, मतलब हम पढ़ाते जाएं और तुम बस खाली प्रवचन सुनते जाओ। बताओ। हाँ, पढ़े खड़े हो। क्या टू कमोडिटीज है? सेट ऑफ टू कमोडिटी। क्या सेट ऑफ टू? मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बजट समझाओ, किसको कहते हैं बजट? क्या, कितना खर्च कर सकते हैं? तुम बताओ। हाँ, ये तुम बंडल का बता रहे हो कि बजट का बता रहे हो? बंडल और बजट में अंतर है कि नहीं? तो पहले तो बंडल बताओ ना, कि बंडल किसको कहेंगे? टू कमोडिटीज। हैं, तुम बताओ। So it is a set of two commodities in which the consumer can purchase a set in his given income. गिवन इनकम एट ए प्रिवेलिंग प्राइसेस। भाई जिसकी उसकी इनकम की मार्केट प्राइस जो होगा उसी के अकॉर्डिंग खर्च करेगा ना। Yes, sir. बैठो, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सिट डाउन। मैंने उस दिन कहा था कि आपने अल्फ्रेड मार्शल का पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच, और जे.आर. हिक्स का आप पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। दो ही अप्रोच है जो आप अपने चीज़ों को कैसे, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि हम नंबर के आधार पे किसी चीज़ को, सेटिस्फैक्शन को कंफर्म करते हैं, और जे.आर. हिक्स ने कहा कि हम रैंक के आधार पे करते हैं। तो अब दोनों को रैंक में भी, अब रैंक में कैसे रैंक देंगे? उन्होंने 5 कंसेप्ट दिए जे.आर. हिक्स ने। पहला कंसेप्ट दिया कि बंडल, जब हम अपनी इनकम का किसी दो कमोडिटी पे एट ए प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, हम जब मार्केट प्राइस के आधार पे अपने इनकम को दो कमोडिटी पे खर्च करते हैं, उसी को हम कहते हैं बंडल। इतनी बात समझ में आई? इसी को अंग्रेजी में यहाँ लिखा है कि इट इज़ ए सेट ऑफ टू कमोडिटीज। इस थैले में दो वस्तु है, इसी को आपको अपने इनकम का दो चीज़ खरीदनी है। आपने एप्पल खरीदा, ऑरेंज खरीदा, और किस आधार पे खरीदा, कितना खरीदेंगे, इसका भी तो एक क्राइटेरिया होगा कि अपने मनमाना 20 रुपये में पूरा दुनिया थोड़ी मिल जाएगी। तो 20 रुपये आपकी इनकम है, लेकिन आप उसको एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे कि आप मार्केट की जो प्राइस होगी कि पहली वस्तु कितने की है और दूसरी वस्तु कितने की है, दोनों के रेट के आधार पे आप अपने इनकम को खर्च कर पाएंगे। यही बात जे.आर. हिक्स ने बंडल में कहा। ये यहाँ टू कमोडिटीज की बात करते हैं, लेकिन जब वहीं बजट सेट की बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ बंडल, यानी ऑल बंडल्स, जिसमें आपके कई यहाँ थैले होंगे। देखो यहाँ 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग, ये सबको की बात, सभी की बात कर रहा है। हर बैग में दो वस्तु है, दो कमोडिटी हर बैग में है, लेकिन कई बैग है तो क्या हुआ? सेट ऑफ बंडल हुआ ना। तो सेट ऑफ बंडल, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। आपके बंडल में जो कह रहा है कि टू कमोडिटीज, कमोडिटी ऑफ, मतलब देयर आर, इट इज ए टू कमोडिटीज, और यहाँ कह रहा है कि इट इज ए सेट ऑफ ऑल द बंडल। मतलब वो जो टू कमोडिटी किसी बंडल में है ना, अब उस बंडल को कई बंडल होंगे तो एक सेट ऑफ बंडल होगा। तो ये कह रहा है इट इज ए सेट ऑफ ऑल द बंडल दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विथ इज गिवन इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, एज इट इज सेम, कितना वो खरीद सकता है। इसके बाद तीसरा कंसेप्ट दिया जे.आर. हिक्स ने, बजट कंसंट्रेंट। बजट कंसंट्रेंट का मतलब होता है कि हमारी इनकम की लिमिट कितनी है।
हम कितना खरीद सकते हैं। तो बजट कंसंट्रेट और बजट लाइन दोनों में माइनर डिफरेंस है, दोनों में माइनर डिफरेंस है। बजट कंसंट्रेट जो कह रहा है कि हमारी लिमिट कितनी है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, तो कह रहा है कि उसमें हम अपनी प्राइस इनटू गुड फर्स्ट, प्राइस प्लस प्राइस इनटू गुड सेकंड इज लेस देन योर इनकम, यानी कि एम फॉर मनी, ये फॉर्मूला था, मैंने उस दिन बताया था। और एफ P1 X1 प्लस P2 X2 को क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, हमारे एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है कि हम उस इनकम को, अपनी इनकम को इन वस्तुओं पे प्राइस के आधार पर क्या खर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 व्हाट इज, ये देखा है तो आप लिखेंगे वहां पे, आप ऑप्शन दिया रहेगा 4, तो इट इज ए टोटल एक्सपेंडिचर। किसका एक्सपेंडिचर है, जब पूछेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर किसका है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे और क्रिएट हो रहा, तो ये किस चीज़ का एक्सपेंडिचर है, हमारे इनकम का। इनकम वो कह रहा है लेस देन इक्वल टू एम, या तो इससे कम हो या तो इसके बराबर हो। ये हमारी लिमिट की बात करता है, जिसको कहते हैं हम बजट कंसंट्रेट। इतनी बात समझ में आई कि हम अपने 20 रुपया के अंदर खर्च करें, चाहे हम 18 रुपया खर्च किया, चाहे हमने 16 रुपया खर्च किया, चाहे 14 रुपया खर्च किया, ये कंसंट्रेट है, या हम पूरा खर्च कर लिए, तो ये हो गया बजट कंसंट्रेट। लेकिन बजट लाइन की जब बात करेंगे, बजट लाइन देखो इसी का डेटा बना के दिया है, बजट लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। ये देखो P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2, हम अपने 20 रुपये का पूरा खर्चा दिखाएंगे कि हम 1 रुपया का, मान लीजिए हम 4 रुपये की एप्पल है और 2 रुपये का सेब है, संतरा है, ऑरेंज है, तो हम कितना एप्पल खरीदेंगे, कितना संतरा खरीदेंगे, उसको बंडल बनाना है। ABCD है ना, ये क्या है, ये बंडल है। ये देखो दिस इज अ बंडल, कि एक बंडल हम बनाएंगे, जैसे मान लो कह रहे हैं 2 कमोडिटीज, एक झोले में 2 कमोडिटीज है, तो 2 कमोडिटीज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 कमोडिटी, चाहे हम उसमें एक भी एप्पल ना खरीदें, अपने इनकम को शो करना है, तो हमने अपने 10 ऑरेंज खरीद लिया, क्योंकि ऑरेंज का दाम 2 रुपया था, तो 10 इंटू 20 20 रुपया आ गया इसका। तो एक बैग में हमारा एक भी एप्पल नहीं रहेगा और एक उसी में 10 संतरे होंगे। दूसरा जो बैग होगा उसमें एक एप्पल होगा, दूसरा ऑरेंज, 8 ऑरेंज होगा। ये बैग हुआ ना, इसी को तो बंडल सेट कह रहे हैं, कि सारे बैग को मिला के। तो कह रहा कितने कितने, आपको अपने हिसाब से नहीं, इसमें कितने कितने आप अपने खर्च कर सकते हैं 20 रुपये के अकॉर्डिंग। 20 रुपीज़ आपकी इनकम है, तो आप क्या क्या खरीद, तो एक भी एप्पल ना खरीदें, 10 ऑरेंज खरीद लेंगे, तो आपका 20 रुपये का कंजम्पशन शो दिखेगा। एक एप्पल खरीदेंगे, 8 ऑरेंज खरीदेंगे, तो भी आपका 20 रुपये का कंजम्पशन दिखेगा। 2 एप्पल खरीदेंगे, 6 ऑरेंज खरीदेंगे, तो भी आप एक बंडल पे आपको कंजम्पशन दिखेगा कि आप इतना परचेज कर ले रहे हैं। 3 एप्पल बढ़ा, जैसे जैसे आप देखिए एक एप्पल बढ़ाते जा रहे हैं और उसी तरह दूसरी क्वांटिटी को घटाते जा रहे हैं। दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है, आवर इनकम इज लिमिटेड। तो हमारी जब इनकम लिमिटेड होगी और जब हम अपनी आवश्यकताओं की इंक्रीज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको दूसरी वस्तु पे, यानी सेकंड गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर हम एप्पल, देखो एक भी एप्पल नहीं था तो 10 हम ऑरेंज खरीद रहे थे, लेकिन अब हमको लगता है कि मुझे एप्पल भी एक चाहिए, तो अगर मैंने एप्पल एक लिया तो हमने सैक्रिफाइस किसका किया? ऑरेंज का, यानी 2 हमने ऑरेंज घटा दिया, तभी तो हमारी इनकम बैलेंस होगी। नहीं तो हम अगर यहाँ एप्पल भी खरीदेंगे और 10 करें तो हमारी इनकम से एक्सीड नहीं चला जाएगा। तो हमें अपनी इनकम के आगे नहीं जाना है ना, जितना मेरा इनकम है उसी के अकॉर्डिंग मुझे खर्चे करने हैं, या उससे कम करें या उसके बराबर करें। ये बात करता है बजट कंसंट्रेट की। लेकिन जब हम कहते हैं कि जितना हमने इनकम हमारी उतना हम खर्च कर देना है, तो ये बात करता है बजट लाइन की। देखो ये बजट लाइन ये है। अब इसी को हम प्लॉटिंग करेंगे जब हम, ये तो आपने डिफरेंस समझ लिया कि बंडल क्या है, बजट लाइन, बजट सेट क्या है, बजट कंसंट्रेट क्या है, बजट लाइन क्या है। अब कह रहा है कि ये सब चीज़ें समझ लिया, लेकिन आप डेटा भी दे दिया अपनी इनकम का कि मेरी इनकम 20 रुपया है, प्राइस भी आपको दे दिया कि 4 रुपये का एप्पल है, 2 रुपये का ऑरेंज है। ये भी आपने डेटा भी आपने, मतलब टेबल भी आपने इसमें प्लॉट कर लिया कि बंडल बना लिया है। पहला बंडल गुड एक्स गुड वाई, पहला गुड, दूसरा गुड, और ये आपकी टोटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद कह रहा कि इसको प्लॉटिंग करो। ऐसे कैसे हम मानेंगे कि आप बोल दोगे इतना इतना खर्च है? कैसे? आप हमको प्लॉट करके दिखाओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, तब आपके नंबर 3 में 3 नंबर पूरे आएंगे।
कह रहा है कि आप जैसे आपने एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, कौन सा गुड है, एप्पल, और वाई एक्सिस पे ऑरेंज। इसी की प्लॉटिंग करना है। हम 1 2 3 4 5 हम बना रहे हैं। अब हमको ये जो ABCD क्या है, ABCD यहाँ क्या शो कर रहा है, चलो एक मिनट रुक जाओ पहले। 1 2 3 4 5 क्या है, एप्पल है। क्या एप्पल की क्या है, ये क्वांटिटी है कि प्राइस है, क्वांटिटी है। 2 4 8 6 10 ये क्या है, ऑरेंज है, क्योंकि आपको ये दोनों पे आप क्वांटिटी लिख रहे हैं। एप्पल की क्वांटिटी कितनी आप खरीदेंगे और ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे, इसी को प्लॉटिंग करना है। तो आप जब 0 एप्पल था तो आप 10 ऑरेंज खरीदा था, उसी डेटा को यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। देखो इधर, ये है ना, जब 0 आपका एप्पल था, 10 आपने ऑरेंज लिया, तो उसको शो किया 1 एप्पल 8 ऑरेंज। तो देखो यहाँ 1 एप्पल 8 ऑरेंज, इसको डॉट डॉट से करना है, पूरी लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि ये एज्यूम कर रहे हैं आप कैसा हम खरीदेंगे, इतना पैसा इस पे खर्च करेंगे, कोई फिक्स नहीं है ना, क्योंकि आपकी इनकम तो फिक्स है, लेकिन आपकी जो बंडल्स बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं, तो फाइनल तो है नहीं, हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो कह रहा सेकंड एप्पल खरीदा, तो हमने फिर यहाँ पे 6 ऑरेंज खरीदा, इसी को प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो प्लॉटिंग करने के बाद जब सब ये सारे बंडल है, ABCD जो है ना, ये बंडल है कि हम ए पे कितना बंडल खर्च कर रहे हैं, क्या कितना अपना कमोडिटीज़ को कितने कितने कमोडिटीज़ खरीदेंगे हम। तो ए बंडल पे हम 0 एप्पल और 10 ऑरेंज, बी बंडल पे हम 1 एप्पल 8 ऑरेंज, ऐसे करके इसी को तो प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो जब इसको सारा आप स्ट्रेट इसको मिला देंगे तो ये कौन सी लाइन होगी, ये कौन सी लाइन है, कनकेव है, ये कॉन्वेक्स है कि स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन अगर हम कहेंगे, और स्लोप कौन सा है, ये डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड स्लोप है, मनी इनकम इज फिक्स्ड, और एक इनकम को व्हेन यू इंक्रीज योर फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट गुड, तो देन योर सैक्रिफाइस विद सेकंड गुड। एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे गुड के साथ तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखो यही लिखा है, बजट लाइन इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज मनी इनकम इज फिक्स्ड एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन गुड, अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं ऑफ देयर वन गुड, देयर वी हैव टू सैक्रिफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड, दूसरे गुड की हम क्वांटिटी को हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसी की प्लॉटिंग ये कर रहा है। लेकिन जब आप ये प्लॉट करेंगे, ये तो रफली हमने डायग्राम बनाया है, आप इसको बिल्कुल स्केल से नाप के करेंगे, एक भी इधर टेढ़ा मोड़ा हुआ तो नंबर नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर आप पहले ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0 होगा, 1 2 3 4 5, और ये एक मैंने फिगर दिया है, जरूरी नहीं कि यही फिगर, ये तो एक सिंपल है, आप दूसरा भी डेटा अपना कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा आप शो करेंगे फर्स्ट गुड पे और दूसरे उसी को प्लॉट करना है। यहाँ पे कोई ये थंब रूल नहीं है कि हमने जो दिया, हमने ऑरेंज और एप्पल का एग्जाम्पल दिया तो आपको भी वही देना। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ऑरेंज, एप्पल, राइस, व्हीट, ये इकोनॉमिक्स का बिल्कुल एक कहते हैं ना कि लॉजिक के रूप में इसको एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक, पिज्जा बर्गर वैलिड नहीं है, वो तो समझाने के लिए बता दिया। बट द एप्पल, ऑरेंज, ये सब चीज़ें जो है ना, व्हीट, राइस, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होते हैं इकोनॉमिक्स में। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा, ये भी आता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकालेंगे। तो उसका है P1 यानी कि फर्स्ट प्राइस डिवाइडेड अपॉन सेकंड प्राइस। किसका प्राइस, किस चीज का प्राइस, फर्स्ट कमोडिटी एंड सेकंड कमोडिटी। जब जिसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। कभी कभी यही पूछ देगा कि ये आपको दे देगा P1 अपॉन P2, व्हाट इज दिस। तो आप इसमें दोनों चीजें ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन है, कि स्लोप ऑफ PPC है, ठीक है ना, ये कुछ भी दे सकता है। या पूछ देगा कि ये P1 अपॉन P2 इज है रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स है, कि ये स्लोप है, कि कर्व है, कुछ भी 4 एग्जाम्पल दे देगा ऑप्शन में। तो आंसर इज है रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड। तो 4/2 इज इक्वल टू 2, इसका ये स्लोप ऑफ बजट लाइन हुआ। इसी को निकनेम इसका मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, MRE। ठीक, अब बात उस दिन हुई थी कि ये तो आप समझ लिए कि बजट लाइन क्या है, उधर आपने पढ़ लिया था PPC क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो प्रोडक्ट की बात करता है। यहाँ आपकी परचेस की बात करता है कि आप तुम्हारे खर्च करने की, खर्च कितना तुम कर सकते हो,
क्योंकि ये आपके एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, आपकी परचेसिंग पावर की बात कर रहा है, और वो आपकी बात कर रहा है प्रोडक्शन पावर की बात कर रहा है कि आप कितना उत्पादन कर सकते हैं और यहाँ कितना आप खरीद सकते हो। परचेसिंग पावर की बात कर रहा है। तो क्या मेरी परचेसिंग पावर बढ़ भी सकती है, सवाल ये है, और क्या हमारी परचेसिंग पावर घट भी सकती है? तो कब बढ़ेगी और कब घटेगी, कब हमारा बजट लाइन शिफ्ट होगा राइटवर्ड और कब हमारा बजट लाइन शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड? तो कुछ तो रीजन होंगे ना। तो यहाँ तो प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन का एग्जांपल देंगे तो वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो प्रोडक्शन में आएगा। नहीं, क्या आपकी इनकम पे कोई टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और क्या मार्केट की प्राइस का प्रभाव आप पे पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ठीक। और चाहे इसकी बढ़ जाए और चाहे घट जाए, दोनों प्रभाव पड़ेगा। तो पहला देखो, कब आपका राइटवर्ड हो रहा? जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब आपके पास 20 रुपया था, अब आपको 10 रुपया आपको रास्ते में मिल गया, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 30 रुपीज़। जब 30 रुपया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि जो आप एप्पल का जो डेटा आप दे रहे हैं ऑरेंज का, तो उससे आप ज़्यादा खरीद पाओगे। बोलो यस और नो? ठीक। और अगर मान लो मार्केट में पहुंचते पहुंचते चीज़ें सस्ती हो गई, तो भी हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो दो ही रीज़न है हमारे बजट लाइन शिफ्टवर्ड होने के लिए, राइटवर्ड। एक, या तो हमारी इनकम बढ़ जाए और या तो चीज़ें सस्ती हो जाए। डिक्रीज ऑफ प्राइस की बात कर रहे हैं, यहाँ इंक्रीज की नहीं। तो आपका राइटवर्ड लाइन शिफ्ट होगा, ठीक। दो ही रीज़न है। ये पूछेगा कि दो आप रीज़न बताइए क्यों बजट लाइन शिफ्ट हो सकता है, तो इसका आप दो ही रीज़न इसके होते हैं कि हमारी इनकम बढ़ जाएगी या हम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, चाहे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो देखो, इसका बनेगा ग्राफ ऐसे, और ये भी डॉट डॉट बनेगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये एज्यूम है। तो ये आपकी मेन, आपने ये लाइन बनाया बजट लाइन का, ये आपने बनाया इसमें। अब इसको ये डॉट डॉट किया कि अगर हमारी चीज़ें बढ़ेगी बजट लाइन, जब हमारा इनकम इंक्रीज हो जाएगा और चीज़ें सस्ती हो जाएगी, तो ये एरो देके बनेगा और डॉट डॉट ये होगा। क्लियर? दूसरा, लेफ्टवर्ड कब होगा? जब चीज़ें आपकी क्या होगी? इनकम ऑफ द, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज, जब आपकी चीज़ें कम हो जाएगी। आप 20 रुपया लेके जा रहे हैं, कोई 10 रुपया मार के छीन ले आपसे और भाग जाए, तो अब आपकी इनकम कितनी है पॉकेट में? 10 रुपया। तो 10 रुपया जो आप 20 रुपये की सोच के चले थे, अब 10 रुपया में वो सारी चीज़ें खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे। तो ये क्या हुआ? लेफ्टवर्ड हुआ, ठीक। दूसरा, और क्या हो सकता है लेफ्टवर्ड में? व्हेन द प्राइजेज ऑफ बोथ द गुड इंक्रीज। अब मार्केट पहुंचते पहुंचते दोनों चीज़ का दाम बिल्कुल बढ़ गया। यहाँ पे आपको 5 रुपये का एप्पल मिल रहा था 4 रुपये का, अब वो मार्केट पहुंचे तो 8 रुपये का हो गया। तो आपकी परचेसिंग पावर घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो ये दो ही रीज़न है आपके बजट लाइन के शिफ्ट होने का। इसको हम रट जाओ, मतलब आपको इतना रटना क्या, समझना है, और इतना समझ लोगे तो कॉपी पलटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख लोगे, ठीक। अब क्वेश्चन हमने उस दिन दिया था कि एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 24 रुपये। एक पहला गुड्स का दाम 4 रुपया और दूसरे गुड्स का दाम 2 रुपया, 2 रुपीज। अब इस पे 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। राइट द बजट, और ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। राइट द बजट लाइन इक्वेशन। तो बजट लाइन इक्वेशन मैंने बताया था, P1 x1 प्लस P2 इंटू x2 इज इक्वल टू m। लेकिन वही बजट लाइन इक्वेशन ना पूछ के बजट कंसंट्रेंट पूछता तो क्या करते? अगर इसकी इक्वेशन ही तो बजट लाइन का इक्वेशन है और बजट कंसंट्रेंट का आगे की इक्वेशन पूछेगा तो क्या दोगे? भूल जा रहे इतने, बस यहां पे कर दोगे लेस देन इक्वल टू, बस इतने का अंतर है। और बजट लाइन में ये हट जाएगा, यहां पे हो जाएगा इक्वल टू। पूरा खर्च कर देना है। और वहां बात करता है कि या तो आप कम खर्च करिए या तो उसके बराबर खर्च करिए, उससे एक्सीड नहीं होना है। एक्सीड तो इसमें भी नहीं होना है, लेकिन वहां पे है कि कम के भी आपको आप चीज़ों बता रहा है। अब इसको कह रहा है कि कैन यू कंज्यूमर एफर्ड ए बंडल ऑफ 4x 5y? नहीं, तो क्यों नहीं? तो ऐसे ही थोड़ा नो बोलने से थोड़ी मान जाएगा कोई। देखो,
क्यों नहीं होगा? अगर हम उसकी वैल्यू पुटअप करो, x की वैल्यू कितनी बोल रहा है, पहले प्राइस कितना था 4 था, तो 4 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 2y कह रहा है, तो 2 दिया और दूसरा वस्तु का दाम बता रहा 5, तो दोनों को जोड़ो कितना आया, और इनकम कितनी थी 24, तो इससे ज़्यादा हुआ ना, तो ये बनेगा ही नहीं, कंज्यूमर अफोर्ड कर ही नहीं सकता है, तो नो उसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज द शेप ऑफ बजट लाइन, क्या होगा, ये होगा, फॉर्मूला बताया था ना, पी एक्स अपॉन पी, तो ये लिख लेंगे 20, तो हमारा इनकम कितनी है 24 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 यूनिट इसका आएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी गुड्स एक्स कैन द कंज्यूमर बाय इफ ही स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन गुड एक्स, कितना करेगा बताओ? 6, सॉरी वो वाला पहले वाला 2 था उसका, ये 6, तो कैसे निकाला इसको? अपनी टोटल इनकम थी 24 और उसको डिवाइड किया, पी वर्क्स 4 दिया था तो 4 से डिवाइड किया, यानी कि 6 यूनिट वो उस पर आप वो करेगा। अब देखो ये दूसरा, इसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे कि अगर हमारा बजट लाइन चेंज होगा किस किस केस में, तो आपका फिगर कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस पे क्या चेंजेस आएगा, वाई एक्सिस पे क्या चेंजेस आएगा, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका बजट लाइन चेंजेस होंगे, जैसा स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ के करना है। पहला कह रहा है प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल बट प्राइस ऑफ गुड वाई रिमेन सेम, एप्पल का दाम बढ़ जाए ऑरेंज का दाम ना बढ़े, ऑरेंज किस पे था, किस एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे, और एप्पल, तो कह रहा है एप्पल का दाम बढ़ जाए, सॉरी एप्पल का दाम घट जाए लेकिन सेब ऑरेंज का दाम वही रहे, तो क्या फिगर कैसा बनेगा? तो ये देखो कौन सा बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, मतलब गिर रहा है उसका दाम, और इस पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा वाई एक्सिस पे, तो दिस इज फिगर फॉर दैट स्टेटमेंट। इसी तरह का कह रहा है कि इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, भाई इस पे जाके कर रहा है ना, तो ये फिगर बनेगा। तीसरा कह रहा है प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल बट प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। ये देखो बजट लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इधर और इधर। और चौथा क्या पूछा, प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ गुड वाई रिमेन सेम, तो क्या होगा, ये देखो। और अगर इनकम भी बढ़ जाए और प्राइस भी बढ़ जाए तो क्या होगा, नो चेंज होगा, क्योंकि जब इनकम भी बढ़ गई तो आप परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगा, भाई दोनों चीजें बढ़ गई ना। ये तो चेंजेस कम अधिक कब हो रहा, जब कोई एक चीज बढ़ रहा दूसरा चीज नहीं बढ़ रहा, दूसरा चीज सेम है एक चीज बढ़ जा रहा, तो आपका फिगर में चेंजेस आ रहा बजट लाइन में। लेकिन अगर हमारी इनकम भी बढ़ गई, अब हमारी इनकम अगर हमारी 50,000 हो जाएगी तो मेरी परचेसिंग पावर भी तो बढ़ जाएगी, और लेकिन हमारी इनकम अगर कम हो जाए या मेरी इनकम फिक्स है और वस्तुओं में चेंजेस हो जाए तो बजट लाइन तो स्वाभाविक सी बात है कि चेंजेस होंगे। इतना तो कल तक हुआ था। अब आगे पढ़ना है, क्योंकि जे.आर. हिक्स ने कहा था कि इसको, ये तो पढ़ लिया बजट लाइन और ये सब, इस पर उन्होंने कर्व की बात की थी। इनडिफरेंस कर्व किसको कहते हैं, इनडिफरेंस मैप किसको कहते हैं, ये सब आगे चलेंगे। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस किसको कहते हैं, तो पहले आप इस एग्जाम्पल टेबल से समझो। ये टेबल में क्या चीज दिया जा रहा है, हमारे 2 कमोडिटीज का है बंडल, डेटा है ABCDE, ठीक। अब यहां भी वो कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन मिला। अब तुम्हारे गाल पे 1 थप्पड़ मारे और दूसरे गाल पे 11 थप्पड़ मारे, अब पूछेंगे कितना दर्द हुआ, तो क्या बताओगे, बराबर ही दर्द हुआ ना। और एक गाल पे 1 भी थप्पड़ ना मारे, दूसरे पे 11 मारे, तो सेटिस्फैक्शन कैसा मिलेगा। दूसरा मान लो कि तुमको 2 थप्पड़ इधर मारे हैं, 8 थप्पड़ उधर मारे, तो मुझे इसका जरा बताओ कि तुमको कितना दर्द हुआ, मतलब तुम्हारी सेटिस्फैक्शन कितना मिला, चाहे दर्द के रूप में चाहे खुशी के रूप में, तो ये दर्द के रूप में मिलेगा ना, तो कितना मिला। दोनों, जैसे इस पे मारे 1 और इस पे 8, तो दर्द तो दोनों हुआ ना, वो फीलिंग तो इंसान तो आप ही हो,
अब इधर दर्द हो रहा है कि इधर दर्द हो रहा है, दर्द तो तुम्हें हो रहा है। तो ये क्या है, तो इसमें उन्होंने इस डेटा के माध्यम से ये बताया कि चाहे हम आपको जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन होगा। देखो सेम सेटिस्फैक्शन, हम चाहे तुमको एक एप्पल दें और चाहे 11 ऑरेंज दें, दोनों में आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक पहले बंडल पे, दूसरा बंडल हमने आपको 2 दिया और 7 दिया तो भी आपको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा है। यहाँ पे उस पे मत जाना, पहले क्या था कि धीरे धीरे हमारा कम हो रहा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सारे बंडल पे हमको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चाहे हमको पहले वाले बंडल पे, जैसे मैंने एक थप्पड़ मारा इस गाल पे और दूसरे पे मारा 11 थप्पड़, और दूसरे टीचर ने आ गया कहा 2 थप्पड़ इस पे मारा, 8 थप्पड़ इस पे मारा, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा है सारे बंडल पे। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जहाँ पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा वही इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा। ये देखो इसका सेंटेंस पढ़ो। इट इज ए कर्व विच शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। वहां 2 गुड्स की बात कर रहा है ना, चाहे आपने 1 संतरा खाया, 1 एप्पल खाया, 11 संतरा खाया तो भी आपको वही सेटिस्फैक्शन मिला। आपने 2 संतरा खाया या 8 एप्पल खाया जो, तब भी आपको वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा। तो कह रहा है गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, उसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू J.R. हिग्स इंडिफरेंस कर्व। ठीक, अब इसके बाद आता है इंडिफरेंस मैप। क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ICS मतलब इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक बंडल पे कुछ मजा आया, दूसरे पे कुछ आया, तीसरे पे तो जहां डिफरेंट की बात करेगा उसका फिगर देखो, ये देखो, ये IC1, IC2, IC3, IC4 यानी इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, ये सब एक दूसरे से कहीं भी टच कर रहा है। ये सारे बंडल्स के हैं, कहीं भी एक दूसरे से नहीं करता। यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ जब सेटिस्फैक्शन की बात करेगा तो वो इंडिफरेंस मैप कहा जाएगा। और जहाँ कहेगा कि सेम सारे बंडल पे हमको इन ऑल 2 कॉमोडिटीज ऑन ऑल बंडल इक्वल सेटिस्फैक्शन, उसको क्या कहेंगे? बोलो, जहाँ इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको क्या कहेंगे? अभी बताया ना, तुमको 1 थप्पड़ इधर मारे, 11 इधर मारे, दोनों बराबर आ रहा तो क्या होगा? वो स्ट्रेट होगा। अभी बताया ना कि उसको इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। और जहां अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा उसको हम इंडिफरेंस मैप कहेंगे। फिर से बोलो, इंडिफरेंस कर्व किसको कहेंगे? जहां डिफरेंट मतलब इक्वल सेटिस्फैक्शन आएगा। और इंडिफरेंस मैप जहां डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस किसको कहेंगे? जैसे मान लो एक बैग में 10 एप्पल और 9 ऑरेंज रखा है, और एक बैग में 9 एप्पल और 9 ऑरेंज रखा है, तो तुम किसको लोगे? एक झोला है, थैले में 10 एप्पल 9 ऑरेंज रखा हुआ है, और दूसरे थैला में 9 एप्पल और 9 ऑरेंज रखा है, तो तुम कौन सा थैला लेना पसंद करोगे? है जिसमें ज़्यादा होगा। इसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, कि चीज़ें जब हो तो जिसमें आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसी को लेना। तो प्रेफरेंस मतलब यही हुआ कि दैट इज, इसी की अंग्रेजी समझ लो, ए कंज्यूमर प्रेफर्स ए बंडल वेयर एट लीस्ट 1 कॉमोडिटीज इज मोर इफ नॉट बोथ। एक भी उसमें अगर ज़्यादा है, दोनों ज़्यादा नहीं है भाई, इसमें 10 एप्पल है 9 ऑरेंज है, दूसरे वाले में 9 एप्पल है 9 ऑरेंज है, तो ऑरेंज तो दोनों में सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है? एप्पल में आ रहा। तो जिसमें उसकी ग्रोथ है, जिसमें यानी कि ज़्यादा बढ़ा हुआ मोर है, उसी को वो थैला लेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ठीक, इसके बाद एक आया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम MRS कहते हैं। इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग to give up good Y in order to get additional unit of good X। देखो, ये था ना, एप्पल में 1 एप्पल आपने जब खरीदा और 11 आपने ऑरेंज खरीदा, अब आपको कह रहा है कि हमको अब
ऑरेंज घटाना है और हमें एप्पल बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखो एक एडिशनल जोड़ रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है, -4 घटा रहा है। फिर देखो फिर अगले में एक एप्पल जोड़ा, +1 हुआ, फिर अगले में 3 माइनस किया, तो आप वो एप्पल के बराबर मतलब अपनी इनकम को वो कर पा रहा। ऐसे करते करते कर रहा, तो इसी को कह रहा है कि ये MRS, ये देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड वाई। विलिंग मतलब कि उसकी वो चाहता है, इज विलिंग, द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड वाई इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। वो अपने सेकंड वाई को जो गुड्स है उसको चाहता है कि कम करें, इसलिए कम करें कि गुड एक्स को हम बढ़ा सकें, यानी एप्पल को हम बढ़ा सकें, ऑरेंज को कम करके एप्पल को बढ़ाएं। तो इसी को कह रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एडिशनल यूनिट ऑफ गेट वर्क MRS एट, और इसको कहते हैं स्लोप ऑफ IC यानी इंडिफरेंस कर्व। अब MRS को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये MRS किस चीज का है, X एंड Y यानी कि कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2। तो इसको हम इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा गुड सैक्रिफाइस, यानी Y से हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। डेल्टा गुड सैक्रिफाइस का मतलब कि हमने यहां पे ब्रैकेट में Y लिखा है देखो, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, डेल्टा गुड X, ये निकाल रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि MRS X जो है इस तरह दिया गया, तो इसको हम MRS उस भी लिख सकते हैं कि भाई एक को सैक्रिफाइस करके दूसरे यूनिट को बढ़ा रहा है, तो उसको इस फॉर्मूला में देगा कि MRS XY यानी कि MRX फर्स्ट कमोडिटी और सेकंड कमोडिटी इज इक्वल टू डेल्टा गुड सैक्रिफाइस, क्योंकि वहां माइनस कर रहा है ना, क्या डिवाइड कर रहा है, ये देखो, ये देखो इसी से माइनस हो रहा है ना, माइनस किया 7 आया, माइनस किया 3 आया, माइनस किया 2 आया, तो ये दिखा रहा है सैक्रिफाइस इसका करने का, जिसको हम MRS कहेंगे। अभी देखो इसको जब इस पे दिखा रहा, प्लॉटिंग करना है, अभी तो डेटा दिखा दिया, अब ये क्यों इंडिफरेंस कर्व बन रहा है, अभी तो आपका उसमें बजट लाइन में तो स्ट्रेट बन रहा था, वहां भी आप बंडल की बात कर रहे थे कि इस बंडल पे हम इतना इतना खर्चेंगे, 0 एप्पल, 11 10 आपका ऑरेंज। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये भी तो आपके बंडल्स हैं, इस बंडल्स में क्यों नहीं इसके साथ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रहा, ये कर्व क्यों बन रहा, जिसको कह रहे हैं। तो इसको हम फ्री कर्व कहेंगे। जैसे इसको अगर हम शो करेंगे कि एक एप्पल, ये एक एप्पल और 11 ऑरेंज, तो कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे मान लो करेंगे तो यहाँ पे 11 ऑरेंज आएगा, एक फ्री हैंड बनाना है। अगर फिर कह रहा है कि 2 एप्पल 7 ऑरेंज, तो ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, बंडल बन रहा। तो जब बंडल बन रहा तो देखो यहाँ तक आ रहा है, इस एक्स एक्सिस से कहीं पे टच ही नहीं करेगा, ये कर्व हो जाएगा। तो ये कौन सा है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, कॉनकेव कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव होगा, कंफर्म कर लो क्या होगा, कॉन्वेक्स। अब ये बंडल देखो, इस बंडल ए पे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 और 11, एक एप्पल और 11 ऑरेंज। इस पे हम बी पे लिख सकते हैं ना कि 2 एप्पल और कितना था, 8 था, 8 था नहीं 7 था, 7 लिख सकते हैं ये। तो इसी तरह सारे बंडल बनेंगे। इसी को इंडिफरेंस कर्व कहा गया कि जब हम अपनी चीज़ों को फ्री हैंड जब हम कर्व बनाएंगे कि हम कितना, जहाँ ये कह रहा कि वहाँ पे किस चीज़ की बात हुई थी, इनकम की बात हुई थी कि इनकम फिक्स्ड है तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमको सेम सेटिस्फैक्शन चाहिए, इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं। और मैप में क्या होगा, उसका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। बेवकूफ यार, क्या बता, उसमें वो कह रहा है कि डिफरेंट सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है ना, वो कहीं पे एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। और किसी बंडल की बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है कि देखो अलग अलग बना कि नहीं लाइन, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तो ये इंडिफरेंस मैप है।
और जहाँ पे ये सारी चीज़ें बंडल बन रहे हैं, जितना जितना की बात कर रहा है वो इंडिफरेंस कर्व इसलिए है कि वहाँ इक्वल सेटिस्फैक्शन, चाहे एक थप्पड़ खाए चाहे 11 थप्पड़ खाए दूसरे गाल पे, तो महसूस दोनों बराबर ही हुआ। एक बंडल इस पर भी उतना ही लगा, 2 खाए 8 खाए तो भी आपको दर्द हुआ उतना ही। तो जहाँ इक्वल सेटिस्फैक्शन की बात करेगा तो वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व होगा, और जहाँ अलग अलग सेटिस्फैक्शन की बात करेगा, डिफरेंट सेटिस्फैक्शन की बात करेगा, तो उसको हम इंडिफरेंस मैप कहेंगे। और जहाँ कह रहा है कि 2 क्वांटिटी दी है थैले में, तो आप कौन सा पसंद करेंगे, मान ली 10 और 9 है और 9 और 9 है, तो कौन सा थैला लेना पसंद करेंगे, ज़्यादा वाला, तो उसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहेंगे। क्लियर इतनी बात? अब बताओ, अब पूछ रहा है कि कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, कंडीशन क्या उसकी होगी। अगर कह रहा है कि आईसी अप्रोचेज ऑन ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर अगर ऑर्डिनल अप्रोच पे कर रहा, तो उसकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब बराबर कब होगा, इक्वल कब बनेगा। तो इसको एज्यूम किया गया है, ये सारी थ्योरी तब अप्लाई होगी कि जब कंज्यूमर इज ए रैशनल, पागलों पे सर्च नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है, रैशनल उसकी बुद्धि दिमाग काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति हो तो उस पर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, और ये ऑर्डिनल अप्रोच की यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, रैंक के आधार पे, नंबर के आधार पे नहीं, तब ये ऑर्डिनल अप्रोच हो पाएगा। तीसरा कह रहा कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर मोनोटोनिक होना चाहिए, तब ये अप्लाई होगा ऑर्डिनल अप्रोच। प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड और गिवन, जब प्राइस और उसकी इनकम जो फिक्स दी रहेगी तब हो पाएगा। और कंजम्पशन ऑफ एटलीस्ट 2 गुड मस्ट बी देयर, कम से कम 2 वस्तु होना चाहिए, एक पे नहीं। ऑर्डिनल अप्रोच ये 5 इसकी एजम्पशन है, बोलो मेरे साथ। कंज्यूमर इज रैशनल, बोलो सब बोलो। दूसरा क्या, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड और गिवन। और 5वां है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन ऑफ एट लीस्ट 2 गुड मस्ट बी देयर, कंजम्पशन कम से कम 2 वस्तु का होना चाहिए। अब बोलो पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। फिर से बोलो, पहला, अब चलो अब बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा, बस हो गया यहीं पे, देख के तो सबको आता है। फिर से बोलो, कंज्यूमर इज रैशनल, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या है, रैंक, कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स्ड और गिवन, कंजम्पशन ऑफ एट लीस्ट 2 गुड मस्ट बी देयर। अब याद हो जाएगा, कल पूछेंगे तब बताते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से पढ़ना, अब मेन समझने वाली चीज है, जरा सा भी इधर उधर हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जे.आर. हिक्स ने कहा कि इक्विलिब्रियम कब होगा, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जहां मिलेगा वहीं इक्विलिब्रियम होगा, ज़्यादा कम की यहाँ बात ही नहीं कर रहा। तो कहा किस किस कंडीशन पे इंडिफरेंस कर्व पे जे.आर. हिक्स का आपको समझा रहे हैं इक्विलिब्रियम किस किस रूप में, ऑर्डिनल अप्रोच करके और इंडिफरेंस कर्व के रूप में, यही कंसेप्ट दे रहे हैं ना जे.आर. हिक्स। तो कह रहा है कि बजट वो कब कंडीशन आएगी कि जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब देखो, स्लोप ऑफ आईसी, आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व, रट जाओ एकदम, ये शॉर्ट लिखा रहेगा हर जगह, इंडिफरेंस कर्व नहीं दिखा जाएगा। और इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये सही है गलत है,
सही है, गलत बात नहीं है कि जे.आर. हिक्स पागल तो था नहीं। चलो, आईसी को हम एमआरएस लिख सकते हैं, आईसी और एमआरएस इक्वल है। स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम इस रेशियो में लिख सकते हैं, पीएक्स अपॉन पीवाई को ही बजट लाइन कहा गया था, स्लोप ऑफ। और एमआरएस अगर जब हम ये बना लिए तो एमआरएस को इज इक्वल टू एमआरई हो सकता है, मार्जिनल रेट एक्सचेंज, ये बात हुई थी। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया और वेयर बजट लाइन टेंजेंट टू आईसी कर्व, देखो ये बन रहा फिगर। अब देखो पूछेगा क्वेश्चन यहां, एमआरएस एक्स वाई इज डिमिनिशिंग, आईसी शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स बन रहा। और क्यों ऐसा हो रहा है? एमआरएस नहीं, ये देखो, ये जब आप कह रहे हो एक एक चीज जब बढ़ा रहे हैं और दूसरे को घटा रहे हैं तो इसका एमआरएस निकाला ना, यहां इन दोनों को डिफरेंस निकाला। पहला तो हमें पता नहीं है भाई, हमारा एक एप्पल और 11 ऑरेंज, मतलब आपको कहे कि एक थप्पड़ मारा और 11 थप्पड़ मारा, इसके पहले कितने थप्पड़ खाए मुझे नहीं पता है, जहां से मैंने देखा वहीं को मानेंगे ना, तो उसकी हम आगे का बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि 11 फिर 7, तो कितना सैक्रिफाइस हुआ? दूसरे जब गुड्स बंडल पे आए तो कितना का सैक्रिफाइस किया? 4 का, फिर किया 3 का, 2 का। तो ये किस कंडीशन में है? हाँ बोलो बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पे घटते क्रम में है ना, तो इसी को कह रहा है कि जब घटते क्रम में होगा तो उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है? उसको कहा गया डिमिनिशिंग रेट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। इन्होंने कानून एक बनाया कि जब चीजें इस तरह के सैक्रिफाइस होगी तो जो आपका कर्व बनेगा, जो कन्वेक्स बनेगा, वो डिमिनिशिंग रेट से बनेगा, घटते क्रम में। ये देखो, ये था ना ओरिजिन से। और एमआरएस इज लेस देन पीएक्स अपॉन पीवाई, ये देखो ये जा रहा ए बंडल से बी एक बंडल आपका यहां बन रहा और एक बंडल आपका बी यहां बन रहा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक चॉकलेट है और 25 आइसक्रीम है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी? 25 आइसक्रीम की वैल्यू। हम दाम में नहीं पूछ रहे हैं, रेट में नहीं पूछ रहे हैं, आपकी चॉइस में पूछ रहे हैं कि आपके पास एक चॉकलेट है और 25 आइसक्रीम है, तो आप वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी देंगे? आपके पास इंपॉर्टेंस वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी? चॉकलेट की। क्यों? एक ही है, और 25 जो ज्यादा है तो उसकी आप इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि और भी कोई वस्तु ले लीजिए आप, जिस वैल्यू तब उसकी बढ़ती है ना जब चीजें कम होती हैं। आप देखोगे मार्केट में जब कोई चीज महंगी होती है तो आप देखोगे, टोमेटो पे देख लो, अगर टमाटर 150 रुपया हो जाए तो सजा के पोछ के रखते हैं ना मार्केट दुकान पे, और आप भी बस देख के वहाँ मार्केट से आगे बढ़ जाते हो क्योंकि भाई बहुत महंगा नहीं लेंगे। ठीक, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चीज कम है, मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए वो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर 2 रुपया किलो आलू बिक रहा है तो रोड पे सड़ भी रहा है, क्योंकि वो ज्यादा तादाद में, उसकी वैल्यू आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब आपको नहीं उसके लिए ज्यादा है। तो उसी चीज को कह रहा है कि आप बराबर कब आओगे? जब आप जैसे कहोगे भैया हमसे आइसक्रीम एक ले लो लेकिन चॉकलेट मेरा एक बढ़ा दो, समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे कि अपनी किसी वस्तु को सैक्रिफाइस करेंगे। तो अगर आप ए बंडल से अगर आपके पास ज्यादा है तो आप क्या आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। और अगर यहाँ पे आप मान लीजिए ज्यादा इसको, तो इसको घटाएंगे ना, और इसको इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाएंगे? इसको सेंटर पे लाएंगे यहाँ पे, कि जहाँ पे mx, ये तीनों चीजें, ये ज्यादा हो रहा है यहाँ बी बंडल पे, एमआरएस क्या है, ये से ज्यादा हो रहा है, और यहाँ लेस देन हो रहा है। तो इसको बराबर जब लाएंगे तो देखो ये कह रहा है ना कि एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई। जब हमारा एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इक्वल टू क्या है? बजट लाइन, यानी कि पीएक्स अपॉन पीवाई, जब दोनों बराबर आएगा तब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन पाएगी। इतनी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? भाई किसी चीज को बैलेंस करना है, आप देखो जब तराजू जब तौलते हैं तो कैसे बैलेंस करते हैं?
दोनों को बराबर करते हैं। अगर उसके पास किलो का है तो ठीक है, नहीं तो क्या करता है, उतने ही वजन का पत्थर रखता है बैलेंस करने के लिए ना। तो वही चीज़ है, आपकी वस्तुओं का बैलेंस करना है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है, जैसे देखो ये देखो, ये है आपका कर्व बना हुआ है। तो जब हमारा लेस देन होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और जब ग्रेटर देन होगा तो क्या करेंगे, हम पीछे हटेंगे, और इसको हम सेंटर पे लाके इक्विलिब्रियम करेंगे ना। हाँ, जैसे ये आपने एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जीरो आपका यहाँ पे होता है। तो ये कह रहा है कि कर्व आपका ऐसे बन रहा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक बंडल आपका ए ये है और बी बंडल आपका यहाँ पे ये है। कह रहा है कि आपको बैलेंस करना है, आपके पास ये कम है, लेस देन है, तो आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे ना, बढ़ते जाएंगे। और कब तक बढ़ेंगे, जब तक कि आपकी इक्वल नहीं हो जाएगा। और ये आपका बंडल ग्रेटर देन यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको बैक गियर लगाएंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो इसी को शो किया गया है इंडिफरेंस कर्व पे J.R. हिक्स ने। अब इसका अंग्रेजी पढ़ लो जरा कि ए पॉइंट पे क्या होगा। मैंने कहा ए बंडल का मतलब ए पॉइंट, तो ये फॉर्मूला बन रहा था ना, इज लेस देन px अपॉन py। क्यों हो रहा, इट इंप्लाइज दैट द कंज्यूमर विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट ऑफ y। एक वो कंज्यूमर अपने y यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहा, किसके लिए, एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ x। एक यूनिट जैसे चॉकलेट को बढ़ाने के लिए आप आइसक्रीम की बलि चढ़ा रहे हैं, आप उसकी एक कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक वो वाली वस्तु चाहिए। तो इसलिए ये हो रहा है, विच लीड्स टू फॉल, आगे देखो, will increase the consumption of good X, which leads to fall in the utility of good X, and finally MRX is start falling till the time, तब तक करेगा, till the time मतलब कि तब तक वो सेक्रीफाइस करेगा जब तक इतना बराबर ना आ जाए। MRS XY is equal to PX अपॉन Y। जब इसका इतना हो जाएगा तब यहाँ पॉइंट E तक पहुंचेगा, तब उसको वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन बन पाएगा। क्लियर। दूसरा कह रहा है कि बी पॉइंट पे क्या हो रहा, ये कह रहा है ग्रेटर देन, वो लेस देन की बात कर रहा है, ये उससे ज्यादा हो रहा। तो ज्यादा होगा तो क्यों हो रहा, इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट ऑफ एक्स एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट of y, due to which he will increase the consumption of good y, which lead to fall in utility of good y, and finally MR start rising till the time, वो तब तक आगे बढ़ेगा, मतलब पीछे आएगा वो, कि जब तक उसकी E पॉइंट पे इक्वल नहीं हो पाएगा। MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये देखो आ गया। अब पॉइंट H आएगा, H का मतलब कि ये देखो फिगर बनाया ये, अब H है तो कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में अनअटेनेबल बताया था ना, अपने आउटस्टैंडिंग, मतलब हमारे समझ से परे बाहर है। तो वो कह रहा है कि H पॉइंट पे अगर कोई आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा तो देखो, पॉइंट H इज डिजायरेबल सिंस इट हैज ऑन IC3 बट इट अनअटेनेबल एज इट इज ए बियॉन्ड द बजट लाइन। बजट लाइन की बियॉन्ड है वो, इसलिए वो, और वहां पे क्या होगा, ये देखो, द कंज्यूमर विल अटेन द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द IC। इट इज द ओनली कॉम्बिनेशन इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू बाय। वो जितना करना चाहता है और जितना वो खरीदना चाहता है, ये दोनों चीजें जब होगी तभी आपकी इक्विलिब्रियम बन पाएगा, क्योंकि ये H जो है ये कहीं भी इस सब चीजों में नहीं आ रहा। क्लियर। चलो अब लिखो इसको।